हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लेसन 2 का, बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ कैसे आती है, इसका आंसर होगा जब नदियों का जल स्तर काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। जब नदियों का जल स्तर काफ़ी अधिक बढ़ जाती है तो उस जल स्तर का बढ़ना बाढ़ कहलाता है। जब नदी, झील, तालाब का पानी अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उस जल स्तर का बढ़ना ही बाढ़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या है। बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या है, इसका आंसर होगा बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी का अपरदन होता है। बाढ़ के कारण उपजाऊ मिट्टी का अपरदन होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतु का मृत्यु हो जाती है। बाढ़ के दौरान वनस्पति जीव जंतु का मृत्यु हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक इत्यादि जैसी भयानक बीमारियां उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानी को लिखें। यानी कहने का मतलब बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं। आंसर होगा बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित हैं। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाढ़ के आने से पूर्व सरकार के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करना। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि यदि जो है बाढ़ आने की संभावना है, हमारे सरकार द्वारा जो भी सूचनाएं दी जा रही है उस सूचना का हमें पालन करना चाहिए जिससे कि बाढ़ से बचा जा सके। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नौका चालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कहने को जौन क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है उस क्षेत्र के रहने वाले सभी नागरिकों सभी लोगों को नाव चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने जान माल की रक्षा नाव के माध्यम से कर सके। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था बाढ़ के पूर्व ही कर लेनी चाहिए। यानी कहने का मतलब
यदि हमें कोई सूचना मिलता है नहीं जो है आज या इस तारीख को बाढ़ आने वाली है या आने की संभावना है, तो हमें जो है जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे मूल आवश्यकताएं हैं उसको लगभग कुछ दिन के लिए घर पर व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि जो है बाढ़ आने की स्थिति में हम घर से बाहर न निकल सकें। अगला पॉइंट लिखिएगा, मकानों का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए। हमें जो है मकान हम जो बनाते हैं वो हमें किसी नदी समुद्र तट के किनारे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन स्थानों पर बाढ़ सबसे पहले और अधिक आने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन है बाबू, बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय हैं? बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय हैं? यानी बाढ़ आ जाती है तो उसे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय हैं? आंसर लिखेंगे, बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, नदी तटबंधों को मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए। यानी कि वैसा नदी के मुहाने तट जो कमज़ोर हो उन्हें समय समय पर हमें जो है मजबूती से बांधना चाहिए, उसको मजबूती रखना चाहिए, ताकि बाढ़ का पानी जो है वह जो है उस नदी से बाहर ना निकल सके। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नदी तटबंध के ऊपर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष लगाने से नदी का जो तटबंध है वो उसकी मिट्टी का कटाव नहीं होगा। जब कटाव नहीं होगा तो उसका तटबंध जो है मजबूत रहेगा, जिसे आसानी से पानी को रोक सकता है। अगला पॉइंट, सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना चाहिए। सरकार के द्वारा विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। यानी सूखा किसे कहते हैं? सूखा किसे कहते हैं? लिखेंगे आंसर इसका, औसतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, औसतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने वाले को सूखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब जब वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है उस स्थिति में सूखा उत्पन्न होता है, मतलब सूखा होने की संभावना होती है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि आवश्यकता से कम मात्रा में पानी की उपलब्धता ही आवश्यकता से कम मात्रा में पानी की उपलब्धता न होना ही सूखा कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जितना हमें पानी की मात्रा चाहिए, आवश्यकता है, उससे यदि कम पानी हमें मिलती है तब उस स्थिति में सूखा उत्पन्न होता है, यानी सुखाड़ कहते हैं, जिसमें हमारी नदी, तालाब, झरनाएँ सूख जाती है, कल का पानी निकलना बंद हो जाता है, कृषि संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। यानी कहने का मतलब कि सूखा किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। सूखा किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। आंसर लिखेंगे, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पेड़ पौधों की कटाई।
यदि हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो वह निश्चित है कि सुखाड़ की स्थिति होगा। कहिएगा वो कैसे? कि पेड़ पौधे ही हमें जो है वर्षा होने में सहायक होते हैं। जिन क्षेत्र में पेड़ पौधे अधिक होते हैं उन क्षेत्र में वर्षा अधिक होने की संभावना बनी रहती है। तो पहला कारण है मेरा जो है पेड़ पौधों की कटाई करना। यदि पेड़ पौधे नहीं काटेंगे तो मेरी वर्षा जो है उत्पन्न होगी। यानी पहला जो सुखाड़ का कारण क्या है? वनों की कटाई। दूसरा है घरेलू ईंधन जैसे केरोसिन, डीजल एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस के जलने से उत्पन्न प्रदूषण युक्त वायु, ये भी जो है सुखाड़ का कारण है। अगला कारण है भूमंडलीय ताप में वृद्धि। भूमंडलीय ताप में वृद्धि। अगला पॉइंट, वर्षा जल का संग्रह नहीं करना। यदि वर्षा जल होता है उसका यदि हम बचाव नहीं करते हैं तब पर भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है अनियमित वर्षा। मतलब अनियमित का मतलब कभी अधिक वर्षा होना, कभी कम वर्षा होना, यह जो है हमारे सुखाड़ का जो है कारक बनता है। अगला क्वेश्चन है सुखाड़ से बचाव के तरीके का वर्णन करें। यानी सुखाड़ से कैसे बच सकते हैं? तो सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं। सुखाड़ के बचाव का निम्नलिखित तरीका है। पहला, वनों को अत्यधिक मात्रा में लगाना, वर्षा जल का संचय करना, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना। नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य करना। अगला क्वेश्चन है बाढ़ से सुरक्षा संबंधित नियमों को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित नियमों को लिखें। अरे बाढ़ से कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? तो बाढ़ से सुरक्षा संबंधित नियम निम्नलिखित हैं। बाढ़ से सुरक्षा संबंधित नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नदियों के किनारे मकानों का निर्माण नहीं करना। नदियों के किनारे मकानों का निर्माण नहीं करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ईंट बालू सीमेंट का मकान बनाना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ईंट बालू सीमेंट का मकान बनाना। अगला पॉइंट, बाढ़ के बाद जल निकलने की सुविधा रखना। बाढ़ के बाद जल निकलने की सुविधा रखना। अगला पॉइंट, बाढ़ की सूचना प्राप्त होने के बाद उस क्षेत्र में लोगों द्वारा खाली कर देना चाहिए। कहने का मतलब यदि हमें किसी माध्यम से सूचना मिल जाती है कि इस क्षेत्र में हमें बाढ़ आना है तो उस क्षेत्र के लोगों को जल्द ही वह स्थान छोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट, नदी की तटबंधों का नियमित समय पर मरम्मत कार्य होना चाहिए। यानी नदी के तटबंध को समयानुसार उसे मरम्मत करना चाहिए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में लेसन 2 आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं लेसन 3 के साथ।